स्टार्ट। एक पानी के लिए बोल देना यार बस, नहीं नॉर्मल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बारी आप लोग बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या एवरीवन? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आज का डेट है, ओ भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा पेन हो गया है भाई, 12 नवंबर 2024। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें। आज का टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड तपस्या सीरीज। हमें अराउंड 40-50 क्वेश्चंस करने हैं बेटा। थोड़े बहुत न्यूरल के भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और केमिकल के क्वेश्चंस रहेंगे अलोंग विद ऑल PYQs, ठीक है ना? तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर टॉपिक कंप्लीशन। पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एक बारी उसको बेटा क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? करें फिर स्टार्ट एवरीबॉडी, करें फिर स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? हाँ चलिए शुरू करते हैं बेटा, ठीक है ना? क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी करते हैं बेटा, क्लास खत्म ना हो जाए बेटा। टाइम फिसलता जा रहा है बेटा, हमारे हाथों से रेत की तरह समय फिसल रहा है। फिर से चैप्टर का नाम गलत है क्या? सही तो है? हाँ चलिए शुरू करते हैं बेटा। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बेटा ओवरी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था नेचर ऑफ द हार्मोन्स। तो ओवरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ओवरी जो होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरफ भी काम करती है, ओवरी जो होती है ग्लैंड की तरफ भी काम करती है। ओवरी के बेटा दो हार्मोन्स हमें नजर आते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। अगर हम ओवरी के अंदर का बेटा सेक्शन देखते हैं तो ओवरी के अंदर के सारे स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा, जिसके अंदर हमारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स मैम गिफ्ट रैपर की तरह काम करते हैं, गिफ्ट रैपर की तरह काम करते हैं और अलग अलग साइजेस में एग्जिस्ट करते हैं मैम। एक होता है प्राइमरी फॉलिकल, एक होता है सेकेंडरी फॉलिकल, एक होता है टर्शरी फॉलिकल और सबसे जो मैच्योर और बड़ा फॉलिकल होता है उसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा फॉलिकल्स की तो उसके अंदर होता है हमारा एग होता है अलग अलग डेवलपिंग स्टेज में। इसके नाम अभी हमें नहीं करने हैं, किसको प्राइमरी oocyte, किसको सेकेंडरी oocyte, किसको ओवा बोलते हैं। अभी सिर्फ इतना हमारे लिए काम सफिशिएंट है कि हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं मैम। फॉलिकल्स गिफ्ट रैपर की तरह होते हैं जिसके अंदर हमारा गिफ्ट छुपा हुआ है। हमारा गिफ्ट जो है वो है हमारा एग। इन फॉलिकल्स को ग्रो कराता था पिट्यूटरी का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम ही है FSH। वो स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल की ग्रोथ को। लेकिन जब फॉलिकल इतना बड़ा हो जाता है तो इसके बियॉन्ड फॉलिकल और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता बेटा। इसके बाद तो फॉलिकल फट जाएगा, इसकी एक सीमा होती है बेटा बड़े होने की। तो ये जब मैक्सिमम बड़ा हो जाता है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल को बेटा तोड़ देने का वक्त आ चुका है। कौन तोड़ता है इसे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसको तोड़ने के बाद बेटा देखो, इसको तो तोड़ देता है, इसमें से अंडा बाहर आ जाता है, मतलब कि ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन किसने करवाया? यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने करवाया बेटा। और जो इस ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से जो बची कुची इसकी बॉडी है ना, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर धारण कर लेती है, इसे बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है मैम, ये तो आपने ओवरी के अंदर की कहानी बता दी। लेकिन मैम ये बताइए कि अंदर जो है मैम हार्मोन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ईस्ट्रोजन किसने बनाया? प्रोजेस्टेरोन किसने बनाया? तो अगर आप देखोगे ये हमारी जो फॉलिकल्स है ना बेटा, यही फॉलिकल्स एक हार्मोन को बनाती हैं जिस हार्मोन को बोला जाता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन आपकी फॉलिकल सिक्रीट करती है और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, देखो ये भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, बट इसका ईस्ट्रोजन का मात्रा बहुत कम होता है। ये मेनली सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन विच इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। फीमेल में जितने भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली दिखते हैं, द फीमेल बॉडी टाइप, द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, द हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, द हाई पिच ऑफ वॉइस, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी
सेक्स ऑर्गन्स, ये सारी चीजें बेटा फीमेल्स में ईस्ट्रोजन के कंट्रोल में होती है। वेराज प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, मैंने आपको कल समझाया भी था कि जब प्रेगनेंसी होती है बेटा, जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी यूट्रस की, उसको बनाता तो ईस्ट्रोजन है, बट उसको बनाए रखने का काम प्रेगनेंसी में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। और ये मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, मिल्क स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, एल्वियोलाई का भी फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं। फिर हमने पढ़ा कि मैम देखो हार्मोन्स का ना नेचर जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें यह समझ में आए कि वो एक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमें किसी का नेचर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्टिविटी कैसे करेंगे, वो एक्शन कौन सा करेंगे। तो हमने हार्मोन्स के नेचर को बेटा 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1 प्रोटीनिशियस या पेप्टाइड, नंबर 2 बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव, नंबर 3 बेटा आयोडीनेटेड एंड नंबर 4 स्टेरॉइड। बहुत आसान है बेटा कैटेगरीज को याद रखना। जिसके नाम में आयोडीन आ रहा है, जिसके स्ट्रक्चर में आयोडीन था, वो आयोडीनेटेड हार्मोन है। T3 और T4 आयोडीनेटेड हार्मोन होते हैं। जिसके बेटा क्या बोलते हैं नाम में ऑयड आ रहा है, वो सारे बेटा आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। किसके नाम में ऑयड्स आते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स आपके क्या हो गए बेटा? स्टेरॉइड्स हो गए। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे स्टेरॉइड हो गए। जिसके नाम में ही अमीन था, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव था। कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन कौन था? एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स, वो हो गए आपके बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव। बाकी बचे हुए जितने हार्मोन्स है बेटा, पिट्यूटरी के, पैंक्रियास के, हाइपोथैलेमस के, पैराथायरॉइड के, थाइमस के, कैल्सिटोनिन, ये सारे हो गए आपके बेटा क्या? प्रोटीनिशियस, फर्स्ट कैटेगरी। मेलेटोनिन जो है वो भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। बेटा यहां तक कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं, इजी है याद रखना। अब मैं आपको आज बताती हूं कि कैसे पता चलेगा। देखो कोई भी हार्मोन हो बेटा, चाहे वो लिपिड चाहे वो स्टेरॉइड क्यों ना हो, चाहे वो प्रोटीन वाला क्यों ना हो, चाहे वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो, चाहे वो आयोडीनेटेड हो, यार हर किसी को एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। पर बेटा इनके रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब बेटा आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कोई दुखदर्द समस्या नहीं। आई होप आप लोगों ने बेटा बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज भी किया होगा। अच्छा, वो चीज तो मैंने रिवाइज कराई नहीं, वो भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्या बोलते हैं वो जो पेपर में नीट में आया भी हुआ था, हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी से इराइथ्रोपोइटिन था, इराइथ्रोपोइटिन इराइथ्रोपोइसिस करा रहा था। हार्ट की वॉल से निकल रहा था एक बेटा एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये वेजोडाइलेशन करवा रहा था। ये इकलौता ऐसा फैक्टर होता है जो इंक्रीज जीएफआर में प्रोड्यूस होता है बेटा, और इसका फंक्शन होता है जीएफआर को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना। ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा बेटा 4 हार्मोन्स जो आपके जीआई ट्रैक्ट के थे। नंबर 1 स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा था गैस्ट्रिन, वो स्टमक पे ही काम कर रहा था और वो गैस्ट्रिक जूस की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी प्रमोट कर रहा है। बाकी जो तीनों हार्मोन्स तुमने पढ़े वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन यानी CCK-PZ, एंटेरोगैस्टेरॉन एंड सिक्रेटिन, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन से निकले, एक्शन अलग अलग कर रहे हैं। एंटेरोगैस्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो बेटा GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वो स्टमक पर काम करता है और वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट कर देगा, जिसका नाम ही है GIP, जिसका नाम ही है इनहिबिटरी पेप्टाइड, वो इनहिबिट करेगा। तीसरा हार्मोन सिक्रेटिन जो पढ़ते हो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ, देखो एक काम तो उसका GIP जैसा है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। बाकी 2 काम इसके बेटा बिल्कुल मिलते, अपने नाम के अकॉर्डिंग है। इसका नाम क्या है? सिक्रेटिन। ये लिवर पर एक्ट करता है तो बाइल जूस की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, राइट, बाइल जूस की सिंथेसिस को प्रमोट करता है सिक्रेटिन। और पैंक्रियास पर एक्ट करता है तो पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट और पानी को रिलीज करता है, जिसका नाम है CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। ये एक्ट करता है गॉल ब्लैडर के ऊपर ताकि उससे बाइल जूस रिलीज हो सके, और ये एक्ट करता है पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियास पर, उससे एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स को रिलीज करवाने के लिए। सिंपल। बताओ इजी और नॉट? बेटा फिर एक थम्स अप दे दो फटाफट से, बहुत इजी, नीट में आया हुआ सवाल है यहां से, ठीक है ना। अब बेटा देखो, चाहे कोई भी नेचर क्यों ना हो हार्मोन का, काम करने के लिए तो भैया उसको रिसेप्टर्स चाहिए, लेकिन रिसेप्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। अभी देखो, एनी हार्मोन रिक्वायर्स बेटा रिसेप्टर्स।
फॉर देयर एक्शंस। रिसेप्टर्स लेकिन ना मैम दो प्रकार के होते हैं। एक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब यहां से बेटा लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। एक होता है बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इट्स सच अ वंडरफुल टॉपिक। अभी देखो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और इसी को बेटा हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। इसे क्या बोल सकते हैं? और इसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। या तो इसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोल दो, या तो इसे बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर बोल दो, एक ही बात है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। और एक होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। एज पर एनसीईआरटी न्यूक्लियर रिसेप्टर वैसे ही इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, बट मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लेते हुए चल रही हूं, एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब जब आप बात करते हो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम, और ऐसे रिसेप्टर की जरूरत क्या पड़ी, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर का मतलब क्या है मैम, और वैसे रिसेप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी। जरा पहले रिसेप्टर को बना के देखते हैं। बनाओ बेटा मेरे साथ बनाओ। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की शक्ल कुछ इस प्रकार की दिखती है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की शक्ल बेटा कुछ यूं नजर आती है, कुछ यूं नजर आती है। This is the shakal of membrane bound receptor. एंड मैं भी लेबलिंग भी कर रही हूं किसको क्या कहते हैं। ये मान लो एक सेल का मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर के रिसेप्टर्स होते हैं। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है। और ये हो गई बेटा हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अच्छा कल तुमने जो हॉर्मोन्स का नेचर पढ़ा था ना बेटा, उसमें पहले दो कैटेगरी के जो तुमने हॉर्मोन्स पढ़े, यानी कि जो प्रोटीनिशियस होते हैं, नहीं 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 नहीं, आपको बेटा कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल करो। मैं साइड में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे लिखो, ठीक है ना बेटा। जैसे कि मैंने कहा कि कल जो आपने पहले दो कैटेगरी के हॉर्मोन्स बनाए थे, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं और जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, यार देखो इनकी ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन्स। मतलब कि अगर आप इनको लिपिड में डालोगे तो ये सॉल्युबलाइज नहीं करते हैं। ये कहीं पे भी अगर लिपिड प्रेजेंट है ना तो उससे दूर भागते हैं। ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, जो पहले दो कैटेगरी के हॉर्मोन्स थे। और जो नेक्स्ट टू कैटेगरी के हॉर्मोन्स थे, आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, वो लिपिड में बड़ी खुशी खुशी मतलब उनको उनसे प्रेम है, मतलब वो लिपिड में सॉल्युबल हैं। मैंने दो रिसेप्टर्स बना रखे हैं, एक जिसे मैंने बोला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मतलब इनको देखोगे ना तो ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। और जब आप बोलते हो बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं प्रेजेंट है। अगर आप सेल देखोगे
तो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जाओ, साइटोप्लाज्म, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाओ तो न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने सिर्फ ये सेल का ना एक पर्टिकुलर पोर्शन बनाया है, पूरा सेल नहीं बना के बताया, मैंने सिर्फ इतना हिस्सा बना के बताया है जहां मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है। क्या आपको पहले ये समझ में आ रहा है कि मैंने बनाया क्या है? मैंने दो रिसेप्टर्स दिखाए हैं, एक मैंने दिखाया है सीधे न्यूक्लियस के अंदर एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिसे मैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोल रही हूं, और मैंने एक यहां पे दिखाया हुआ है जो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, क्योंकि इसका मुंह देखो ये सेल के बाहर है, इस रिसेप्टर का मुंह देखो ना ये सेल के बाहर है, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर कहला रहा है या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। पता है ये क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं हमारे जो प्रोटीनीशियस होते हैं, जो पेप्टाइड होते हैं, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। यार देखो इन्हें ना सेल से काम करवाना है। सारे हार्मोन्स जो होते हैं इनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है ना। जैसे ग्लूकागॉन के पास इंफॉर्मेशन होती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है, इंसुलिन के पास इंफॉर्मेशन होती है कि ब्लड ग्लूकोज को घटाना है। इनको रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, तभी तो बेटा ये एक्शन करवा पाएंगे। बिना रिसेप्टर के ये सेल को बताएंगे कैसे कि तुम्हें काम क्या करना है? तो किसी भी सेल से अगर किसी भी हार्मोन को काम करवाना होगा तो उसे रिसेप्टर से बाइंड करना होगा, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं। पर जो प्रोटीनीशियस हार्मोन है या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं ना बेटा, वो लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, वो हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते। अगर मैं कहूं कि यार ये ग्लूकागॉन हार्मोन है यार, या ये एफएसएच है बेटा, या ये इंसुलिन है, क्या ये सेल को क्रॉस कर सकते हैं? ये सेल को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं क्रॉस कर सकते? क्योंकि ये लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। मैं लिखवाऊंगी, पहले सुन लो रट्टू तोतो, सुन लो। क्या वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो ईश्वर ने क्या किया, उनके रिसेप्टर्स को ही ऐसे बनाया कि उनकी दुख दर्द और समस्या का समाधान हो सके। उनसे कहा कि बालक तुम्हें अंदर बेटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है ना, तो लिपिड बाइलेयर को तो बेटा वही क्रॉस कर सकती है जो लिपिड में सॉल्युबल हो। जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकती यार। तो बोला कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हमने क्या किया है ना, तुम्हारे ऐसे रिसेप्टर्स बनाए हैं, ऐसे रिसेप्टर्स बनाए हैं जो बाहर से ही तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम्हें सेल को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, जिनको मौत आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। किन्हें मौत आती है? जो बेटा लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। कौन लिपिड में सॉल्युबल नहीं है? पहले दो कैटेगरी के हार्मोन्स, समझ गए सब बोलो। लेकिन बेटा कुछ हार्मोन्स होते हैं बड़े बिंदास। आयोडीनेटेड हार्मोन और स्टेरॉइड कहता है देखो भाई मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत बड़े मजे में तैर के जा सकता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता हूं, सेल के अंदर मैं खुद ब खुद इंफॉर्मेशन लेके जा सकता हूं, मुझे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे हार्मोन्स बेटा उनके रिसेप्टर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, पर एनसीईआरटी ने सिर्फ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहे हैं, तो उनके रिसेप्टर्स होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। बोलो हाँ हाँ हाँ, समझे कि नहीं? वाओ कॉन्सेप्ट, यस, लुकिंग लाइक अ वाओ। अभी देखो लिखते हैं हम, पहले इसे लिखते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने कहा बेटा प्रोटीनीशियस and amino acid derivative hormone are insoluble in lipid. Hence can't cross plasma membrane beta, can't cross plasma membrane। तो इनके लिए रिसेप्टर्स ही ये वाले बना दिए। Hence they need, या ऐसे लिख लो, they act via membrane bound receptor। ऐसे रिसेप्टर्स जिनके इस्तेमाल से उनको सेल के अंदर जाने, इनको खुद सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझे? समझे? और यहां पे मैंने कहा आयोडीनेटेड
hormone and steroid are lipid soluble. Can cross plasma membrane. Hence act via न्यूक्लियर रिसेप्टर. समझे? लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं तो इनके तो रिसेप्टर्स ही नहीं चाहिए. बेटा रिसेप्टर्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हार्मोन हो बेटा, रिसेप्टर तो चाहिए ही चाहिए. समझे? रिसेप्टर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो लिपिड में सॉल्युबल हो, चाहे वो लिपिड में इनसॉल्युबल हो, रिसेप्टर्स आपको चाहिए ही. समझे ना? हाँ, रिसेप्टर्स अलग प्रकार के हो सकते हैं, बट यू नीड रिसेप्टर्स फॉर देयर एक्शन. यहां तक अगर डन डनाडन डन हो गया है तो मुझे एक थम्स अप दे देना बेटा, ठीक है ना? यहां तक अगर डन डनाडन डन हो गया होगा तो मुझे थम्स अप दे देना. अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से जो काम करते हैं वो काम करते कैसे हैं. ऑफ कोर्स बेटा हम हर एक हार्मोन का फंक्शन नहीं देख पाएंगे कि सारे प्रोटीनिशियस हार्मोन का बता दो मैम कैसे काम करता है. हम एक जनरल एक्सप्लेनेशन देखेंगे बेटा कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करते हैं वो काम कैसे करते हैं, और जो भी न्यूक्लियर रिसेप्टर से काम करते हैं वो काम कैसे करते हैं. हम एक जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे. समझे? हम एक जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे. डन डन, वेरी नाइस, शाबाश मेरे सपोलो. अब देखो यार, सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन वाया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. कोई भी एक एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, किसी भी ऐसे हार्मोन का जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम कर रहा है ना, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. एग्जाम्पल कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम कैसे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का एक्शन हम समझने की जरा कोशिश करते हैं मेरे बच्चे. हाँ, तो बनाते हैं फिर से बेटा, बनाते हैं मेम्ब्रेन और बनाते हैं इसके ऊपर बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन. एफएसएच का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एलएच का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. ये हो गया तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. अब बेटा ध्यान से समझना, हार्मोन है, हार्मोन आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. तो सबसे पहली चीज होगी नंबर 1, हार्मोन, एनी एग्जाम्पल ऑफ बेटा प्रोटीनिशियस और एनी एग्जाम्पल ऑफ दीज हार्मोन्स जो इसके थ्रू काम करते हैं, तुम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन, हार्मोन बाइंड्स टू दी रिसेप्टर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हार्मोन के पास कोई मैसेज है? यस या नो में आंसर देना. क्या हार्मोन के पास कोई मैसेज है क्या बेटा? इज देयर एनी मैसेज दैट योर हार्मोन इज कैरिंग? बताओ, क्या हार्मोन के पास कोई इंफॉर्मेशन है? क्या हार्मोन के पास कोई मैसेज है? अगर मेरे बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो डेफिनेटली बेटा इंसुलिन के पास कोई तो इंफॉर्मेशन होगी ना. या मेरी बॉडी में बेटा मेरे पास ग्लूकागॉन है तो उसके पास कोई तो मैसेज होगा ना, इंफॉर्मेशन होगी. या मेरे बॉडी में एफएसएच है तो उसके पास भी कोई मैसेज होगा ना. हम कहते हैं हार्मोन्स को मैसेंजर्स. हम पहले जो डेफिनेशन हमने लिखी थी उस डेफिनेशन में बेटा हमने लिखा क्या था? किसी को याद आ रहा है? अपनी घुटनों पे जरा जोर डालो तो याद आएगा. क्या लिखा था? एक्ट एज ए इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स. डेफिनेटली इसके पास कोई मैसेज है, बट ये बेचारा मैसेज को ना खुद नहीं लेके जा पा रहा यार. अब इस वाले मैकेनिज्म के लिए ही हम कुछ ना बेटा
ऐसे शब्द यूज करेंगे, प्राइमरी मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर। ये बिल्कुल उस प्रकार की स्थिति है तुम्हारे घर की। कई बार ना आप पता नहीं अपने आपके घरों में एक बार ही देखना ऐसा होता है क्या, कई कई ऐसे बच्चे होते हैं घर के बेटा जिनकी बात ना पापा मम्मी बड़ी जल्दी मान लेते हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं, है ना। ऐसे बच्चों में से मैं भी थी बेटा, डायरेक्ट मेरे को कोई भी बात बोलनी है मैं डायरेक्ट पापा से अपनी बात मनवा लेती थी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं यार जिनकी मम्मी पापा बात नहीं मानते, ठीक है, तो उन्हें बेटा क्या करना पड़ता है ना, बोलते हैं ना वो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है टाइप्स। यहां पे ऐसा है, मैं समझाती हूं। देखो, हार्मोन के पास मेन इंफॉर्मेशन है कि काम क्या करवाना है, पर वो बेचारा खुद से काम नहीं करवा पा रहा। मतलब वो मेरी बहन की तरह है, वो डायरेक्ट पापा से अपनी बात नहीं मनवा पा रही, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, किसी और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो वो मेरा इस्तेमाल कर ले, मेरे थ्रू पापा को बोल दे, मैसेज दे दे कोई, या तो मम्मी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज माई जो सिस्टर है शी इज नॉट लिपिड सॉल्यूबल, आई एम लिपिड सॉल्यूबल। मैं डायरेक्ट मैसेज लेके जा सकती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हूँ। हाँ, सेकेंड मी, यू आर सो लकी। अरे ऐसा नहीं है भाई कि सारी इंफॉर्मेशन बेटा मेरे पापा मान लेते हैं, पर ज्यादातर मान लेते हैं। तो मैं ये मान रही हूँ जिसका ज्यादातर मान लेते हैं वो मैं हूं, मैं ये मान रही हूँ। ऐसा थोड़ी है सारी इंफॉर्मेशन मेरे, सारी बेटा जिद मेरे पापा कभी नहीं मानते बेटा, सारी जिद बड़े आए। इतना पिटी हूं ना मैं अपने पापा से, मम्मी से भी पिटी हूं, पापा से। जिद्दी भी मैं बहुत थी बेटा, खैर उसकी कहानी तो मैं बाद में बताऊंगी मैं कितनी जिद्दी थी। बहुत पिटी हूं यार मैंने क्या क्या बेटा, लाते घुसे बेलन सब खाई है मैंने, चप्पल किससे मार नहीं खाई है। मैंने मम्मी को बोल रही थी आपको दया नहीं आती थी मेरे को मारते हुए, लेटा लेटा के मार रही हो यार मम्मी, मासूम बच्ची की शक्ल तो देख लो। ठीक है माना मैंने थोड़ी सी जिद की, माना मैंने कहा मुझे फोन दिला दो, माना मैंने कहा मुझे साल में 25 बार शॉपिंग करनी है, माना मैंने ऐसी हरकत की। ऐसा मैंने कभी नहीं किया बेटा, मुझे पता था साल में 2 ही बार शॉपिंग हो सकती है, लेकिन मैं ना सता देती थी, मैं अपने पेरेंट्स को ना शॉपिंग में सता देती थी। मतलब बोथ ऑफ देम वर लाइक मैं इसके साथ तो शॉपिंग पे नहीं जाऊंगा, इसको कुछ पसंद ही नहीं आता है, तो दोनों ना कहते थे इसके साथ तो मैं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगा। बेल्ट से नहीं पड़ी है मेरे को यार। तुम लोगों को बताया तो था मैंने, बोर्ड एग्जाम से पहले एक लप्पड़ पड़ा था पापा का, तुम्हें बताया, यकीन में बताया, लक्ष्य में बताया, पता नहीं किसको बताया। 10वीं के एग्जाम से पहले मेरे को एक ऐसा थप्पड़ पड़ा था क्योंकि जिद कर रही थी मैं पापा, अब जो मैं बता रही हूं ना मेरी बात सुन लेते थे डायरेक्ट, लिपिड सॉल्यूबल, तो लिपिड सॉल्यूबल को थप्पड़ भी पड़ा था एक ऐसा, ठीक है ना। आज के लोग बोलते अरे मारते हैं पेरेंट्स कैसे हो, नो 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 डोंट टच, वैसे वाला था नहीं बेटा सीन। हाँ नहीं बताया था तुम्हें। अरे तो हुआ ये कि मेरा 10वीं का एग्जाम था, बोर्ड्स का एग्जाम था, वो भी हिंदी का पेपर, पता नहीं किसका पेपर था, और उसी के पहले ही दिन कुछ ऐसा कांड होना था। तो मेरी मम्मी से किसी बात पे लड़ाई होगी। जब मेरी लड़ाई होती थी तो मेरे को लगता था मैं जो मर्जी में आए, जो मन में आए वो बोल सकती हूँ। तो मम्मी से तो जो कर रही थी मैं कर रही थी बेटा। जैसे ही पापा आए ऑफिस से, अब पापा मेरे आर्मी मैन बेटा, तुम समझ ही सकते हो, है ना। तो पापा आए, पापा ने बोला होगा कुछ बेटा पानी दे दो या चाय बनाने के लिए। पापा मेरे हाथ की चाय यूजुअली पीते थे क्योंकि मम्मी के हाथ की चाय को तो उनको हमेशा खराब ही लगती है, आज तक भी खराब लगती है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि मेरी भी उनको कभी कभी खराब लगती थी क्योंकि बना के खुद तो पीते नहीं है बेटा, सिर्फ ऑर्डर करना होता है। पापा सुन रहे हो ना आप मेरी बात, खैर सुनो। तो पापा ने कुछ बोला होगा करने के लिए, तो मैंने बेटा पहले तो पापा को मना किया, फिर कुछ हुई होगी 2-3 बार बेटा आर्ग्यूमेंट हुई होगी और मैंने पापा से बहुत ज्यादा बहस कर ली, कुछ सामान वमान भी उठा के फेंक दिया था। जैसे ही बेटा मैंने सामान फेंका तो ऐसा नहीं था ओ माय चाइल्ड इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स ओके आई विल सी, ऐसा नहीं किया पापा ने। माय चाइल्ड कम टू मी एंड फटाक इतनी तेज पड़ी, और फिर बेटा पड़ी तो पड़ी, और जब आप और जिद करते हो ना मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को नहीं करना है, तो और ज्यादा पड़ती है और डांट पड़ती है। अच्छा खाना नहीं खाएगी, अच्छा ये नहीं करेगी। पूरी रात भर बेटा मैं इतना रोई। अगले दिन बोर्ड्स का एग्जाम था, जब मैं गई बेटा तो आपके जो सपोले मित्र होते हैं, मेरी आंखें एकदम सूजी हुई थी। ये समाप्ति तो पूरा पढ़ के आई है, समाप्ति ने पूरी रात जग के पढ़ाई की। इसकी आंखें देखो, क्या बताऊं कि आंखों के अंदर देखो कितना दुख है, ठीक है ना। उनको लग रहा है ये तो टॉप करेगी, ये तो पढ़ के आई है भाई, पूरी रात भर पिट के आई हूं, ये नहीं बताया मैंने। हाँ चलो, बट एनीवे यार पता नहीं क्या ये मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है क्या कि रोते हो तो और पिटाई पड़ती है, खाना नहीं खाओगे तो और पिटाई पड़ती है। अरे यार एक तो तुमने मेरे को मारा है, हाँ एक तो तुमने मुझे डांटा,
ऊपर से मैं कह रही हूं मेरे को खाना नहीं खाना है, तो और पीट रहे हो यार, चाहते क्या हो? फ्रीडम कहाँ है मेरी, है ना? तो ये वाली कहानी है यार। चलिए, यस, आगे आगे आगे। हाँ, अस मैम, अस। दोस्त तो अलग लेवल के सपोले होते हैं यार। अच्छा, टॉपिक में वापस आओ यार, वापस आओ टॉपिक में। मैंने कहा कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बेटा, यार देखो ये मेरी बहन की तरह है, क्योंकि ये प्राइमरी मैसेंजर है, इंफॉर्मेशन तो इसी की है। कपड़े बहन को खरीदने हैं पर डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है पापा से, है ना? तो इंफॉर्मेशन हार्मोन के पास है, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपकी प्राइमरी मैसेंजर। ये है आपकी प्राइमरी मैसेंजर। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर का कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा, वो आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के लिए। नोट करना है बेटा, ये तो नोट करना है। हाँ, प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन इसी हार्मोन के पास है, ठीक है। पर ये बेचारा बेटा क्रॉस नहीं कर पा रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, पर काम तो करवाना पड़ेगा ना यार, काम तो करवाना है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इसने कहा कि यार मैं तो क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मैं रिसेप्टर से बाइंड कर जाता हूं और मैं क्या करता हूं, एक सेकेंडरी मैसेंजर बनवा देता हूं, जो सेकेंडरी मैसेंजर मेरा काम करवा दे। जैसे कि बहन को कपड़े लेने हैं, वो बोल नहीं पा रही है, तो वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। इन काम उसका है, कर मैं रही हूं, ठीक है ना? काम उसका है, कर मैं रही हूं, बता मैं रही हूं। तो मैं क्या हूं, सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं करवा पा रही। तो बेटा जैसे ही आपके प्राइमरी मैसेंजर जो ये वाले होते हैं ना, ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करवाते हैं सेल के अंदर। एज सून एज इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, नंबर 2 स्टेप लिख रही हूं, सेकेंडरी मैसेंजर इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंडरी मैसेंजर इज प्रोड्यूस्ड। और बेटा पता है अलग अलग हॉर्मोन्स के लिए सेकेंडरी मैसेंजर अलग अलग होते हैं, बट हम बेटा क्या बोलते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर हार्मोन के लिए नहीं देख रहे हैं, इन जनरल सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं हम लिख लेते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम बेटा प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम इज ए वेरी गुड सेकेंडरी मैसेंजर। कैल्शियम नहीं, पहले लिखो साइक्लिक एएमपी, नॉट कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी, इसे लिखते हैं सीएएमपी। एएमपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी बोलते हैं बेटा, मोनोफॉस्फेट। मैं फुल फॉर्म भी लिख रही हूं, इसे सीएएमपी भी कहते हैं, साइक्लिक एएमपी, सीएएमपी। कैल्शियम भी होता है, IP3 भी एनसीईआरटी ने दिया है। IP3 क्या होता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोड्यूस कैसे हुए उसकी मैकेनिज्म नहीं देखनी है बेटा, ये प्रोड्यूस कैसे हुए उसकी मैकेनिज्म तुम्हें नहीं देखनी है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि सेकेंडरी मैसेंजर्स ऐसे होते हैं, एक्सेट्रा कर देती हूं, DAG, डैग भी होता है। These kind of secondary messengers are actually produced inside the cell। हाँ, जैसे गोपांश बिल्कुल से, जैसे ATP होता है, ADP होता है, वैसे ही AMP होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक AMP। कैसे प्रोड्यूस हुआ सेल के अंदर बेटा, उसकी मैकेनिज्म नहीं देखनी है, आपको सिर्फ याद रखना है, केवल याद रखना है कि ऐसे हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो मैसेज तो लेके आए हैं, बट मैसेज को डायरेक्टली नहीं लेके जा पा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एक सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करवाते हैं सेल के अंदर। सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है बेटा, देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे क्यों एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है सेल के अंदर, मींस देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, कैस्केड ऑफ रिएक्शन। जैसे तुमने बेटा ब्लड क्लॉटिंग के केस में तुम्हें याद आ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में तुमने क्या पढ़ा था बेटा, कट लगता है, साइट ऑफ इंजरी पे क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करती है, वो ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करती है, फिर कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज को बनवाता है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर थ्रोम्बिन बेटा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। जैसे कैस्केड ऑफ रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वैसे ही सेल के अंदर क्यूमुलेटिव रिएक्शंस होते हैं।
उसे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, कि सेकेंडरी मैसेंजर आगे जाके बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, यानी कि देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। यानी कि मैं सेकेंडरी मैसेंजर हूं, पर मेरे को बेटा बहुत सारे एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, मल्टीपल चीजें करनी पड़ रही है ताकि मैं पापा को कन्विंस कर सकूं। समझ रहे हो ना, उनसे काम जो है मेरा वो हो जाए। सो देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। नंबर 3, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस अकर्स इन सेल। जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, ई से एफ बना, ऐसे कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है इन सेल। इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और अल्टीमेटली बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लीड्स टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब जो काम करना है, जो काम होना है वो काम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे अगर ग्लूकागॉन इंफॉर्मेशन लेके आया होगा तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है बेटा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? ग्लाइकोजन को तोड़ना, मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या समझे आप मेरी बात? वैसे ही अगर एफएसएच इंफॉर्मेशन लेके आया होगा तो उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाना। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है ये सभी को? क्या ये क्लियर है सभी को? बस इतनी सी बात है बेटा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। और लास्ट हमें न्यूक्लियर रिसेप्टर करना है। इट इज जस्ट दिस मच, ओनली दिस मच। सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करते हैं, कौन से हार्मोन बेटा आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर से काम करते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड से करते हैं तो सेकेंडरी मैसेंजर का कंसेप्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो खुद मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। और अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर वाला है बेटा तो उसमें तो देखो कितनी सिंपल सी बात होगी। अभी मैं आपको बताती हूं। पहले डन कर लिया है तो मुझे बस एक थम्स अप दे देना बेटा। अगर डन कर लिया है तो मुझे एक थम्स अप दे देना बस। इजी? चलिए, एक्शन वाया न्यूक्लियर रिसेप्टर। एक्शन बेटा उसमें तुम्हें पोथियां तो नहीं लिख रही है ना? तुम्हें समझ में आ रहा है ना उस फ्लो चार्ट से? और एनसीईआरटी को भी साथ में मैं भी आपको रीड करा दूंगी। आप जबरदस्ती पोथियां नहीं लिखना बेटा, कि उसको फिर मैं वर्ड 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 करके सेंटेंसेस करके आप जबरदस्ती का नोट्स को बहुत ज्यादा खींच रहे हो। जरूरत ही नहीं है, जितना हमने लिखा है उतना ही काफी है फ्लो चार्ट। ठीक है ना? अब देखो यार, न्यूक्लियर रिसेप्टर की तो कोई समस्या ही नहीं है। ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, और ये है तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहता है कि भाई मेरे को तो कोई लोड नहीं है, मैं तो लिपिड में सॉल्यूबल हूं, मैं तो अपना मस्त क्रॉस करके जाऊंगा। लेकिन काम तो इसे भी बेटा तभी हो पाएगा, इसका भी काम, जब ये रिसेप्टर से बाइंड करे। ये मैंने इसका रिसेप्टर बना रखा है न्यूक्लियस के अंदर। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा इस टॉपिक से, और आगे भी आ सकता है। दिस चैप्टर इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चैप्टर छोटा सा है बट क्वेश्चंस बेटा इसमें से आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या किया बेटा? जेनेटिक मटेरियल बना दिया, डीएनए बना दिया। हो क्या रहा है? कोई भी हार्मोन का एग्जाम्पल ले लो, जैसे ईस्ट्रोजन का एग्जाम्पल ले लो। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये ईस्ट्रोजन बना रही हूं तो ये सेल मेम्ब्रेन किसकी सेल मेम्ब्रेन होगी? बताओ जरा।
मैं ये एग्जाम्पल अगर ईस्ट्रोजन ले रही हूं तो क्या मैं ओवेरियन मेम्ब्रेन कह सकती हूँ कि ओवेरियन मेम्ब्रेन है? जहां जहां ये काम करता है मैं उसकी मेम्ब्रेन को ये एग्जाम्पल में ले सकती हूँ कि ओवरी की मेम्ब्रेन है, फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट कर सकती है ना। जैसे अगर बेटा ग्लूकागॉन है तो ग्लूकागॉन लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स उसके सेल होंगे, टारगेट सेल्स, है ना। तो जो जहां पे काम कर रहा है उसके टारगेट सेल वही होंगे। जैसे इंसुलिन है, उसका भी टारगेट लिवर सेल्स हो सकते हैं, उसका टारगेट एडिपोसाइट्स भी हो सकते हैं। जो जिसका टारगेट सेल है उसकी मेम्ब्रेन होगी। ईस्ट्रोजन को तो कोई लोड नहीं है बेटा, ईस्ट्रोजन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं इसका एक्शन को ना बेटा यहीं पे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखती हुई जाती हूं। तो हार्मोन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर क्या होगा, अंदर आ गया हार्मोन। अब नेक्स्ट क्या करेगी बेटा, इट विल क्रॉस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 2, हार्मोन क्रॉस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, अब इसको तो किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है। ये कहेगा कि भाई मैं तो अपना काम डायरेक्टली करवा सकता हूं। ये क्या करेगा बेटा, जाके बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से बाइंड करके ये क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे बोला जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बेटा, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देखो जरा देखो, ये बन गया ना। थर्ड स्टेप लिखूं तो थर्ड स्टेप में लिख रही हूं हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर, हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर, फॉर्म्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा, यहां तक एनी तकलीफ, एनी दुख, एनी पीड़ा कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बना? हाँ डन। यहां मैम हार्मोन ने डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया, हार्मोन ने डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस किया। बेटा कई बार ना इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, बट बिकॉज इट इज नॉट इन एनसीईआरटी तो आई एम नॉट राइटिंग इट, बट इसलिए मैं वर्बली तुम्हें बता दे रही हूं कि इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी होते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, बट एनसीईआरटी ने सिर्फ न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करी है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस किए, ये जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर गए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर पता है ये क्या करेंगे, ये जाके बाइंड करते हैं डीएनए से, क्योंकि ये तो सेल को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, ये जाके डायरेक्ट जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट जाके जीन से कह सकते हैं कि भैया ये वाला काम करवा दो, ये वाला फंक्शन करा दो। इनके पास एक डायरेक्ट पोटेंशियल है, तो इनकी बाइंडिंग साइट्स होती है डीएनए के ऊपर। अब जब पेपर में आता है, कई बच्चे मूर्खता करते हैं कि क्या हार्मोन सीधे जाके डीएनए से बाइंड कर रहा है? नहीं, हार्मोन जाके डीएनए से नहीं बाइंड कर सकता, हार्मोन जीन को डायरेक्ट रेगुलेट नहीं कर सकता, और डायरेक्ट रेगुलेशन जीन की न्यूक्लियर रिसेप्टर में ही होती है, मेम्ब्रेन बाउंड में नहीं होती है। और हार्मोन नहीं करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करता है। यहां पे मैं अगर फोर्थ स्टेप लिखना चाहूं तो मैं यहां पे लिखूंगी बेटा नंबर 4, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू जीन यानी कि डीएनए, यानी कि डीएनए के ऊपर बाइंडिंग साइट्स है। जिस भी पोर्शन पे वो बाइंड कर रहा है बेटा, जिस भी पोर्शन पे वो बाइंड कर रहा है, आप मुझे बताओ बेटा डीएनए से आगे क्या बनेगा?
डीएनए से आगे क्या बनता है, ये तो सेंट्रल डॉगमा है बॉडी का। 12वीं कक्षा में इसमें डिटेल में अभी आपको पढ़ना है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए बनता है, और आरएनए से ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बन जाता है। जो भी इसके काम के लिए प्रोटीन बनना है वो प्रोटीन बन जाएगा। यानी कि ये डायरेक्ट जीन रेगुलेशन कर सकता है, यानी कि ये डायरेक्ट जीन रेगुलेशन कर सकता है। क्या समझे? बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या? किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यही प्रोटीन बेटा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ईस्ट्रोजन ने कहा अगर ये यूट्रस की वॉल होती, अगर यूट्रस की वॉल होती और ईस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल पर काम कर रहा होता तो बेटा यूट्रस की वॉल, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ओवेरियन वॉल बोला ना, ओवेरियन वॉल इज स्पेसिफिकली एफएसएच के लिए करेक्ट है कि तुम ओवेरियन वॉल बोल सकते हो। जैसे इसके लिए मैं अगर कहूं कि यूट्रस की मेम्ब्रेन है, यूटेराइन मेम्ब्रेन है, क्योंकि यूट्रस की वॉल को ये थिक करता है ना। अगर मैं कहूं इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, ये प्रोटीन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स होगा इसकी वॉल को बड़ा कर दो, इसकी वॉल को बनाओ, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करो। प्रोलिफरेट मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल को चौड़ा कर दो, ये इसका रिस्पॉन्स है। मेक्स एंडोमेट्रियम, ये इसका रिस्पॉन्स है। क्या समझे? आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? बोलो हाँ या ना। यानी कि इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके डायरेक्ट डीएनए से अपना काम करवा सकते हैं। डायरेक्ट जीन रेगुलेशन कर रहे हैं बेटा। और वो क्या कर रहे हैं? डीएनए से बाइंड करते हैं, डीएनए से आरएनए बनवाते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आरएनए से आगे प्रोटीन बनवाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोला जाता है। और यही प्रोटीन जो होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर ईस्ट्रोजन आया तो उसने यूट्रस की मेम्ब्रेन को बोला कि यूट्रस की मेम्ब्रेन चौड़ी हो जाओ, तो यूटेराइन मेम्ब्रेन बनने लगेगी, फॉर्म होगी। समझ गए? ऋषिकेश, जिन भी बालकों को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन नहीं पता है तो प्लीज पढ़ाई करके आना चाहिए। 10वीं 9वीं में भी एक सेंट्रल डोगमा हम पढ़ते हैं बॉडी का। बॉडी का एक सेंट्रल डोगमा है कि हमारी जितनी भी हम लोग चीजें देख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। डिटेल में तो 12वीं में पढ़ोगे, डिटेल में तो 12वीं में पढ़ोगे कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है, उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, उसे बेटा ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है बेटा, उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। बताया ना रुपेश सर ने। फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत क्या है? अरे बेटा पूरा वो नहीं होता, पूरा टॉपिक नहीं होता। रिमूव्ड, रिमूव तो बेटा तुम भी रिमूव हो जाओ, फिर रिमूव फ्रॉम सिलेबस। तुम काहे नहीं रिमूव हो गए 11वीं से? आ गए ना तुम मुंह उठा के अर्जुना बैच में। अरे नलायकों, तुम्हें पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। एक सिंपल सी बात मैंने तुम्हें बताई, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये हमारी सेंट्रल डोगमा होती है बेटा। मेरी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो बन रही है, एक्सप्रेशन होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है। मैं और तुम इतने अलग क्यों है? क्योंकि हमारा सबका डीएनए अलग है। तो हमारी प्रोटीन जो बन रही है वो अलग है यार। हाँ, आए बड़े। चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो करें।
Hormone produce their effect on target tissue by binding to specific proteins called hormone receptors located in the target tissues only. जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन्स के बने होते हैं ये रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स प्रोटीनिशियस होते हैं. These receptors are proteinaceous. जैसे एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं वैसे रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स होते हैं. तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी. ठीक है ना. बोला टारगेट टिश्यू में ही जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके हार्मोन बाइंड करता है. हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. बोला कि जो रिसेप्टर सेल के बाहर प्रेजेंट है उसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर बोलते हैं. जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स बोलते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं. बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. जब जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है. फिर बोला Each receptor is specific to only one hormone, hence receptors are specific. वो तो हमने स्टार्टिंग के क्लास में भी देखा था. एक रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए ही स्पेसिफिक होता है बेटा. ऐसा नहीं है कि हाँ एक रिसेप्टर है तो 10 हार्मोन जाके उससे बाइंड कर सकते हैं. नहीं, हार्मोन्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. किसी भी हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो उसी के लिए ही स्पेसिफाइड होता है. एक रिसेप्टर से करोड़ों बेटा हार्मोन बाइंड नहीं कर सकते. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue. यानी कि कुछ रिएक्शंस करवाता है. टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म, हेंस बेटा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. अल्टीमेटली उसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हॉर्मोन्स कैन बी डिवाइडेड बेटा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन. यानी कि प्रोटीनिशियस है. अब इन्होंने रैंडमली दिए हुए हैं बट मैंने आपको बहुत ही तरीके से सिस्टमैटिक वे में बताया है. इन्होंने तो बहुत रैंडम दिया हुआ है, सारे नाम दिए भी नहीं है. बस ये दिया हुआ है कि स्टेरॉइड होंगे, पेप्टाइड होंगे, आइडोथायरोनिन्स होंगे एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव होंगे. हार्मोन विच इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम एक्सेट्रा, which in turn regulate the cellular metabolism. जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करते हैं वो यूजुअली सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं और वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाते हैं लाइक साइक्लिक AMP, लाइक IP3, लाइक कैल्शियम. हार्मोन विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जैसे कि स्टेरॉइड, जैसे कि आइडोथायरोनिन, दे मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम. जो हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं वो जीन फंक्शन रेगुलेशन करते हैं, वो क्रोमोसोम फंक्शन रेगुलेशन करते हैं, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करते हैं. कैसे करते हैं? क्योंकि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो डायरेक्टली जीनोम यानी कि आपके जीन से यानी कि आपके DNA से बाइंड कर सकता है. Cumulative biochemical actions results in physiological and developmental effect. Cumulative का मतलब क्या होता है? समेशन. क्यूमुलेटिव मतलब जैसे आपके क्यूमुलेटिव एफर्ट्स पूरे साल भर के आपके या तो सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या तो सिलेक्शन ना होने के रिस्पॉन्सिबल होंगे. हमारे जो क्यूमुलेटिव एक्शंस होते हैं यानी साल भर का मेल जोल इकट्ठा हुआ जितना भी एक्शन था तुम्हारा, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस जितने भी होंगे वो आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. जैसे यहां पे बेटा डायग्राम में क्या दिखाया है, एक्शन ऑफ बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. जरा इसको ध्यान से देखो. यहां एग्जांपल दिया हुआ है जैसे FSH है, इसके लिए मैं बोल रही थी ओवेरियन मेम्ब्रेन. FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये बेटा ऑफ कोर्स फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगी तो ओवेरियन मेम्ब्रेन ही होना चाहिए बेटा इसका, है ना. तो आपकी ये हार्मोन बाइंड करती है बेटा रिसेप्टर से, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP और कैल्शियम. इससे होता है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, मल्टीपल कैस्केड ऑफ रिएक्शन और इससे होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. जैसे यहां पे बोला है ओवेरियन ग्रोथ या फॉलिकल्स की ग्रोथ. ठीक है ना. आगे जैसे यहां पे बेटा बताया हुआ है ईस्ट्रोजन. अब जैसे यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है तो ईस्ट्रोजन है,
ये जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके अपने बेटा डीएनए से बाइंड करेगा, यानी कि जीनोम से बाइंड करेगा, डीएनए से बनवाएगा आरएनए। एमआरएनए का क्या मतलब होता है बेटा, जिसको नहीं पता है ना, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। अभी आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लिखो, 12वीं कक्षा में आप डिटेल में पढ़ोगे। एमआरएनए का मतलब है बेटा मैसेंजर एमआरएनए। इससे बनता है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जैसे यहां दिखाया हुआ है टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। आधे बच्चे एनसीईआरटी रीडिंग में टाइम पास करते हैं, आगे से एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करवाऊंगी, खुद कर लेना बेटा, ठीक है ना, इतना अगर आपको टाइम पास कर रहा है। बताओ कोई दुख दर्द समस्या बेटा, या क्वेश्चंस करें डायरेक्ट। सिर्फ इनिशियल 2-3 क्वेश्चंस बेटा हम करेंगे पोल में, उसके बाद पोल नहीं करेंगे, पोल में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इनिशियल 2-4 क्वेश्चंस हम पोल में कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नॉर्मल करेंगे सॉल्व। डन 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 डन। आपके क्यूमुलेटिव एक्शंस आगे बेटा आपके लक्ष्य में ना, कितने बढ़िया तरीके से आप बैच के अंदर बेटा शुरुआत करने वाले हो ना, कितने कॉन्फिडेंस के साथ, वो अभी की पढ़ाई डिसाइड करने वाली है। यहाँ टाइम पास करते हो, फिर लक्ष्य में आते हो, और लक्ष्य में फिर बेटा रोते हो कि हमारा तो 11th का बिल्कुल बैकलॉग हो रखा है, और 12th शुरू होते होते फिर तुम ये रोते हो कि पहले 11th का रिवाइज करा दो। सोच के देखो कितनी शर्म की बात है, एक बच्चा पूरी 11th को पढ़ के आया, 12वीं में आ रहा है, और वो कह रहा है कि 11th फिर से रिवाइज करा दो। क्योंकि तुम ध्यान ही नहीं देते हो कि टाइम पास करने की जगह थोड़ा पढ़ लो तो तुम्हारा भला हो जाए। बेटा तुम्हारा ही भला होगा ना यार, तुम ही तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुम्हें ही तो खुशी होगी यार, तुम ही तो बेटा अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, तो क्यों नहीं करते हो पढ़ाई यार। करें तपस्या सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, चैप्टर खत्म हो गया है, अगला चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। ईस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन है बेटा, ईस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। कम से कम बेटा अगर 8 चैप्टर है तो कम से कम 4 तो अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाओ, कम से कम 4 चैप्टर तो ऐसे फाड़ पढ़ के जाओ बेटा कि तुम्हें लगे कि यार कम से कम 4 तो आता है, 50% तो आता है। सिर्फ जूलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, जूलॉजी बॉटनी थोड़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात कर रही हूं मैं। किसी के भी बैकलॉग को नहीं लेके जाना है बेटा, किसी के भी बैकलॉग को नहीं लेके जाना है। अरे 50% तो पढ़ के जाओ, कम से कम ये तो लगेगा, दिल में तसल्ली होगी 50% तो चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 0 से तो कुछ भी अच्छा है ना बेटा। पर ऐसे टाइम पास मत करो, नवंबर का मिड आ चुका है, कितना समय बचा है, अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे लक्ष्य का। अप्रैल 6-7-8 तारीख से शुरू हो जाता है लक्ष्य बैच। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं बेटा, मैं इसलिए वार्न कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है तुम आके सबसे पहले यही करते हो, 11th खराब हो गई, 11th खराब हो गई। किसने की? तुमने की यार। पढ़ो, पढ़ा रहा है टीचर तो बिल्कुल बेटा। PYQs करते हैं बच्चों। मैं एक बारी ना क्वेश्चन का ईयर देख लेती हूं क्योंकि मेरे पास ईयर नहीं है, ठीक है ना। पहले मैं क्या कराती हूं आपको, 2024 मतलब इस साल आए हैं 2 सवाल, और एक बारी लेवल देखो, लेवल क्वेश्चन का लेवल देखो बेटा, ठीक है ना। तो पहले 2 साल के क्वेश्चन 2023 के और 2024 के मैं उसमें करा रही हूं पोल में, और फिर हम बेटा डायरेक्ट करेंगे। ओके जी, इजी क्वेश्चंस। दिस इज नीट 2024, 2 सवाल है नीट 2024 के, ये है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए 30 सेकेंड लायक ही है ये। इतनी आसान पेपर आता है, फिर भी बच्चा हमेशा पेपर देने के बाद कहता है हमारा टफ आया था मैम। क्या है आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। क्या चाहिए बेटा तुम्हें इससे आसान? इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड, ग्लूकागॉन इज प्रोटीनिशियस। अभी इसका एग्जाम्पल लेके ही हमने सॉल्व किया था। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो भी 80% बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखना 11% मूर्ख बच्चे जिनको चाहिए ना, अभी बातें कर रहे थे जो स्पैमिंग,
उनका आंसर है 11%। नलायक। ये आपका लीडर बोर्ड है बेटा, देख लो आप अपना लीडर बोर्ड, ठीक है ना। 80% तो शर्म की बात है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन में 80% आया है तुम्हारा। नीट 2024 बेटा देखो, इसमें एक ऑप्शन है जो तुम अवेयर नहीं हो, बट फिर भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि जबरदस्ती का बेटा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। इसमें एक ऑप्शन है जो तुमने अभी देखा नहीं है, कुशिंग सिंड्रोम हमने पढ़ा नहीं है, बट बाकी सारे हमने पढ़े हैं, तो तुम आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। चलो क्योंकि ये बनाते ही ऐसे हैं, ऐसे बनाएंगे ही नहीं कि तुम्हें बेटा ये लगे कि नहीं अब क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ लूं, फिर तो एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है ना बेटा। मैच द फॉलोइंग, इस चैप्टर में मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं। एक्सॉप्थेलेमिक गोइटर में प्रोट्रूडेड आई बॉल्स होती हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली इज बेटा हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। सी तुम्हें नहीं पता है, पर डी तो तुम्हें पता है, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म तुम्हें पता है स्टंटेड ग्रोथ होती है, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि बेटा डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, यानी कि ऑप्शन 2। कुशिंग सिंड्रोम एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कुशिंग सिंड्रोम में बेटा एक्सेस, जैसे एडिसन्स डिजीज है, एडिसन्स डिजीज में लेस सिक्रीशन होता है कॉर्टिसोल का, कि एड्रिनल ग्लैंड का, एडिसन्स एक इकलौता पढ़ा था तुमने, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड में ही होता है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कि एक्सेस सिक्रीशन है कॉर्टिसोल का। चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ो। देखो ऑप्शन इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लो। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मैंने गलत तो नहीं मार्क किया, ये सी, सी, आर यू सीरियस, सी तुमने मार्क किया बेटा। ए का 1, बी का 3, ये क्या है बेटा? ये तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। और ये 10% बच्चे भी कहीं से आ रहे हैं, ये क्या है बेटा? इस सवाल में कोई कंफ्यूजन है क्या? इस सवाल में कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? गलती से क्या ट्रिक हो गया यार? ये तुम्हारी पढ़ाई है बेटा? फिर कहते हो एनसीईआरटी के। तुम्हारे पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं ना, तो मैं बताना चाहती हूं आपके पेरेंट्स को कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है खुद से, ना क्वेश्चन पढ़ता है ध्यान से, ना क्लास के नोट्स पढ़ता है, ना एनसीईआरटी पढ़ता है। सब एनसीईआरटी से पूछा जाता है, पर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, तो कैसे क्वेश्चन मार्क करेगा? कैसे क्वेश्चन मार्क करेगा? नीट 2023 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी मैं क्वेश्चन उसके हिसाब से करती हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। चलो पढ़ो इसको ध्यान से। करो, पढ़ो अब ऑप्शन ध्यान से। सबसे पहले तो मार्क करो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। इनमें से कौन सा थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है, मतलब थायराइड का फंक्शन नहीं है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना थायराइड का फंक्शन है, तो ये आंसर नहीं होगा, नॉट पूछा है ना। बीएमआर को रेगुलेट करना इसका फंक्शन है, तो इसका आंसर नहीं होगा। स्लीप वेक साइकिल को ये कंट्रोल नहीं करता है, तो ये आपका आंसर है। इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल नहीं करता है बेटा, तो डेफिनेटली ये आपका आंसर है ना।
सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ये करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, तो ये आंसर में नहीं होगा। नॉट द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन बोला है, तो ये दोनों ये नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी एंड डी ओनली, यानी कि ऑप्शन 1। बहुत शानदार बेटा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर कहते हैं बायोलॉजी तो हमारी बहुत अच्छी है मैम, बहुत इजी लगती है हमें, ठीक है ना। और बिल्कुल भी बेटा किसी और पे ब्लेम मत डालो कि ऐसा हो गया था इसलिए नहीं पढ़ा, वैसा हो गया था तो इसलिए, तुमने नहीं पढ़ा बेटा, तुमने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं हुआ। ये कोई परफॉर्मेंस है बेटा ऐसे क्वेश्चंस में? चलो माना कोई ऐसा लाइन आ गया एनसीईआरटी के बाहर की जो हमें याद ही नहीं है, तो अलग बात है यार। ऐसे क्वेश्चंस में तुम अगर गलत करोगे तो ऐसा ही पेपर में आएगा बेटा, नीट में भी। ऑप्शन 1 लास्ट पोल करा रही हूं, पोल का तो तुम्हारा हाल मैंने देख लिया कि तुम पढ़ कैसे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नीट 2023 का है, ये लास्ट पोल में करा रही हूं, उसके बाद फटाफट से करेंगे। पढ़ाई करो बेटा थोड़ी। Match the list 1 with list 2. Cholecystokinin pancreozymin CCK-PZ पैंक्रियाज ए का 4, फिर भी सारे ऑप्शंस मार्क किया करो हमेशा। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके सिक्रीशन को इनिबिट करता है, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर हार्ट, सी का हो गया 2। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पर एक्ट करता है, ऑप्शन हो गया 3, ऑप्शन हो गया 3। चलो डांट पड़ती है तो थोड़ा सा फिर भी लाइन पे आते हो, ठीक है ना, 80%। चलो अब फटाफट से बेटा कमेंट में आंसर देते रहना। नीट 2022 के 2 सवाल है, नीट 2022 के बेटा 2 सवाल है। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 6। देख रहे हो एक बारी पैटर्न, 2 सवाल इतने छोटू से चैप्टर से आ रहे हैं, 8 नंबर बन सकते हैं या तो माइनस हो सकता है, ठीक है ना। तो सीरियसली लो इस चैप्टर को। अरे यार क्वेश्चन 5, ये इसके ऑप्शंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, इनमें से कौन सा बेटा पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन नहीं है? जैसे थायराइड का भी पूछा था, देखो बैक टू बैक सेम क्वेश्चन पूछा है, बस एक पहले 2022 में थायराइड पैराथायराइड का पूछा है, 2023 में थायराइड का पूछा है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। नॉट द फंक्शन पूछा है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन, तो ये बोन रीजॉर्प्शन कराता है तभी तो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका फंक्शन है। डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, नहीं, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, तो ये इसका फंक्शन नहीं है, तो ये इसका आंसर है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल टिब्यूल, बेटा ये तो ये पैराथायराइड हार्मोन कराता है आपके, ये रीनल टिब्यूल से क्या बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करवाता है बेटा, ये आपके किडनी पर एक्ट करता है, जेजी सेल से कैल्सीट्रायोल प्रोड्यूस करवाता है, और कैल्सीट्रायोल आपके जीआई ट्रैक्ट पर एक्ट करके कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, तो आंसर नहीं होगा। डिक्रीजेस द कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड, डिक्रीज नहीं करता है बल्कि इंक्रीज करता है, ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ये वाला फंक्शन इसका नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका। इंक्रीजेस नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है पैराथॉर्मोन से, दिस इज ऑल्सो नॉट द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड। आपको समझ में आया ना, नॉट निकालना है, या तो आप ये कर लो कि इसमें से सारे पॉइंट्स पढ़ के ये देख लो कि कौन से थायराइड पैराथायराइड के फंक्शन है, या तो आप पहले ये देख लो कि सारे रीड कर लो और आपको जो जो लग रहा है कि ये पैराथायराइड का फंक्शन है, ये पैराथायराइड का फंक्शन है, ये पैराथायराइड का फंक्शन, उसको टिक मार्क कर लो, वो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा है नॉट।
तो दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं ऐसे करती हूं, आप चाहो तो वैसा अपना सकते हो कि पहले सारे पैराथायरॉइड हार्मोन के फंक्शंस को मार्क कर लो आप, और जो भी मार्क होंगे वो आपका आंसर नहीं होगा। आप मेरी बात समझे ना, इतनी तो बुद्धि लगा सकते हो। यस, बीडीई, बीडीई इज बेटा ऑप्शन 2। नीट 2021 क्वेश्चन नंबर 6, इराइथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इराइथ्रोपोइटिन कहां से प्रोड्यूस होता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी करता क्या है बेटा? इराइथ्रोपोइसिस करवाता है, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सक्रीशन, ये किसी भी चैप्टर का मान सकते हो, इस चैप्टर का भी मान सकते हो और एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का भी मान सकते हो, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, कतई नहीं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहे क्या? नहीं, ब्लड ग्लूकोज को घटाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। यार बहुत ठंडा हो गया है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। यस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ये ऑप्शन 4, इसका कौन बोल रहा है? ऑप्शन 4, इसका ऑप्शन 4 कौन बोल रहा है? ऑप्शन 2 करेक्ट है, समझ में आ रहा है। ग्लूकागॉन इज नॉट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन पैंक्रियाटिक सेल्स पर एक्ट करता है क्या नालायको? इंसुलिन पैंक्रियाटिक सेल्स पर एक्ट नहीं करता, एडिपोसाइट्स पे काम करता है और हिपैटोसाइट्स पे काम करता है, तो फॉल्स। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, एक्सक्रीशन में भी आपने पढ़ा है, ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये कौन से साल का क्वेश्चन है? ये भी 2020 का ही है बेटा। अगेन इस चैप्टर में ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आगे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के भी रखे हुए हैं बेटा। मार्क करो बीमारियां, पैंक्रियाज, डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन से रिलेटेड है, तो डी का हो गया 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एडिसन्स डिजीज, सी का हो गया 4, ऑप्शन 4 दिख रहा है मुझे तो। थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड है बेटा ग्रेव डिजीज, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, बी का हो गया 1। और पिट्यूटरी से रिलेटेड है बेटा डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि ये एडीएच हार्मोन को स्टोर करता है और उसकी डेफिशिएंसी से आपको इंसिपिडस हो सकता है, सो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन? एपिनेफ्रिन, पढ़ाया ही मैंने तुम्हें, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और मेलेटोनिन है जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो सीधा सवाल, नो बकवास, विद इन सेकेंड सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली बेटा विद इन सेकेंड सॉल्व करने वाले होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पीवाईक्यू में कैसा हाल था तुम्हारा? इतने पीवाईक्यूज हैं आगे बेटा, अभी हम क्या करेंगे, तो ये अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कैसा रहा क्वेश्चंस का लेवल? देखो एक बारी क्या पूछा जाता है, एक बारी वो देखो क्या ट्रेंड में पूछा जाता है चैप्टर में से, वो देखा करो, ऑब्जर्व किया करो। जैसे इसमें तुम देख रहे हो बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, हाइपर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन, कौन से ग्लैंड की बीमारी है, और बहुत इजी हार्मोन के फंक्शंस में पूछते हैं, कौन सा किसका फंक्शन नहीं है ना। इट इज क्वाइट इजी, एक्चुअली ऐसे ही पेपर में आता है बेटा, कोई तुम्हारा इधर उधर से थोड़ी पेपर बना देते हैं, एनसीईआरटी से ही सेट करते हैं। आप बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हो, या तो इसलिए गलत करते हो, नॉट पढ़ते नहीं हो कि दिया क्या है, नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो जल्दी का काम शैतान का काम, वैसा नहीं करना है। अब करें बेटा फटाफट से आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं कुछ कुछ, ताकि आपको बहुत सारे बेटा ऑप्शंस एक साथ मिल जाए रीड करने के लिए। गिवन बिलो, मैं साइड हो जा रही हूं और फिर मैं पढ़ रही हूं, ठीक है ना। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, आपसे पूछा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। अब आप पढ़ते नहीं हो कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, आप करेक्ट मार्क कर देते हो। तो पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेफर्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स, बिल्कुल सही बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। हॉर्मोन्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड जो तुमने अभी पढ़े बेटा, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, गोनाड्स,
लेकिन उसके अलावा भी तो बेटा ग्लैंड्स होते हैं ना जो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ओनली प्रोड्यूस तो बात गलत हो जाएगी। इनवर्टिब्रेट्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम विद लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स। नहीं, इनवर्टिब्रेट्स का नहीं, वर्टिब्रेट्स का होता है कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स होती हैं। इनका तो सिंपल होता है। साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इंक्लूड नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल दैट एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। ये बात बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ गए बेटा बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। इसमें भी बोला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। Given below are beta some of the statements. Hypothalamus stores the hormone produced by pituitary gland. उल्टा होता है बेटा, पिट्यूटरी स्टोर करती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन को। गोनाड्स ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का मतलब है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। स्टिमुलेट थोड़ी करती है, जिसका नाम इनहिबिटिंग है वो इनहिबिट करेगी। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। Gonadotrophin releasing hormone is responsible for stimulating the release of gonadotrophins from the anterior pituitary. GnRH is responsible for stimulating the release of gonadotrophin from anterior pituitary. Yes, gonadotrophin releasing hormone का काम होता है anterior pituitary से gonadotrophins यानी FSH और LH को रिलीज करवाना। आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो A और C जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैन लीड टू, अभी अभी पीवाईक्यू में भी किया बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस। इट लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस कब होता है बेटा? जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। एडीएच की डेफिशिएंसी हुई, पानी रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ। मैं तुम्हें रिवाइज भी करा रही हूं साथ के साथ। एडीएच की डेफिशिएंसी हुई बेटा, पानी क्या बोलते हैं, रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ। पानी रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ तो पानी का लॉस हो गया, डायूरेसिस हो गई। एडिसन्स डिजीज हाइपोसिक्रीशन होती है बेटा तुम्हारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की। ग्रेव डिजीज हाइपर सिक्रीशन होती है तुम्हारे थायराइड हार्मोन की। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल? इसमें से कौन सा कॉर्टिसोल का काम नहीं है? कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है बेटा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेंटेन्स किडनी फंक्शन, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट इराइथ्रोपोइसिस, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये इसका फंक्शन नहीं है। कॉर्टिसोल एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब एक ऐसा कॉर्टिकॉइड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दोगे तो बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। ये ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, बाकी सारे इसके फंक्शंस है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग बेटा। देखो जैसा आपकी नीट में पूछा जाता है, स्टिमुलेट ग्रोथ इज द ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क सिंथेसिस करवाना, मिल्क प्रोडक्शन करवाना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को प्रमोट करना। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का काम होता है सिक्रीशन ऑफ बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एसीटीएच का काम होगा एड्रिनल ग्लैंड पर काम करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस प्रमोट करना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा 16, अगेन मैच द फॉलोइंग बेटा दिया हुआ है। स्टिमुलेट ओव्यूलेशन एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ए का हो गया बेटा 2, ए का 2, दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। स्किन पिगमेंटेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है बेटा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ना कि मेलेटोनिन। मेलेटोनिन स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। कई बार जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। वाटर रीएब्जॉर्प्शन बेटा वैसोप्रेसिन। सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ऑप्शन डी। बी का हो गया 1 एंड डी का हो गया बेटा 3, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
चूज द करेक्ट आंसर बेटा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 थायराइड के रिस्पेक्ट में। रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन कौन कर रहा है बेटा, फॉलिकुलर सेल्स, उन्हीं के अंदर हार्मोन बनते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड क्या होता है बेटा, गॉइटर। इतने सारे क्वेश्चंस करने का ये पर्पस है कि आपको हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल इंफॉर्मेशन बेटा रिवाइज होती है, इसीलिए हर तरीके के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू ब्रश अप हो रहे हो, रिवीजन हो रहा हो। कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स थायराइड लोब बेटा, इसे इस्थमस बोलते हैं। सपोर्टिव टिश्यूज सराउंडिंग द फॉलिकल्स इज स्ट्रोमल टिश्यू। तो ए का हो गया बेटा 4, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, बी का हो गया बेटा 3, बी का 3, बी का 3। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग थायराइड लोब यानी कि सी का हो गया 2, सी का हो गया 2 यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, कंडीशन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, मेलाइटस। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, डी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल एक्सॉप्थेलेमिक गॉइटर। A condition characterized by mental retardation, shunted growth, cretinism. Condition characterized by overproduction of growth hormone, acromegaly. Premature death भी हो सकती है. Difficult to diagnose. Disproportionate body. Question number 19. हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन यानी ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाला होता है इंसुलिन। ए का 3, दो ऑप्शंस में दिया हुआ है ए और बी। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हार्मोन ग्लूकागॉन, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, दोनों ऑप्शंस में है। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, सी का हो गया 4 यानी कि ऑप्शन 1। और कैल्सिटोनिन होता है बेटा या थायरोकैल्सिटोनिन होता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन ब्लड कैल्शियम को कम करने वाला, ठीक है ना। 19 का हो गया बेटा ऑप्शन 1 हुआ ना, ऑप्शन 1 हुआ। इसमें तुम बी सी डी इतने रंगीन आंसर क्यों दे रहे हो, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पेप्टाइड हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव स्टेरॉइड आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन बेटा टेट्रा आइडोथायरोनिन, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया तुम्हारा ईस्ट्रोजन, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3, डी का हो गया 3 यानी कि ऑप्शन 4। अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन पेप्टाइड हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 21, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का काम होता है स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन, एंजाइम्स की सिक्रीशन करवाता है, HCl की सिक्रीशन करवाता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवा रहा है। ए का हो गया 3, ए का 3, 1 और 2 दोनों में है। सिक्रेटिन का काम क्या है, प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बी का हो गया 1। कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन बेटा इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, सी का हो गया 4 ऑप्शन 1। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22, डायग्राम देखो और आइडेंटिफाई करो द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इज शोन फॉर विच हार्मोन। न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करने वाले हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया हुआ है। कौन काम करता है बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर से, जो लिपिड में सॉल्युबल होता है। लिपिड में सॉल्युबल कौन होते हैं, बोथ बी एंड सी। स्टेरॉइड भी हो सकता है, आइडोथायरोनिन भी हो सकता है, दोनों काम कर सकते हैं बेटा बिकॉज बोथ आर लिपिड सॉल्युबल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट बेस्ड। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। मैंने ये तुम्हें बताया है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बर्थ, चाइल्ड बर्थ में हेल्प होती है। और ये मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट कर सकता है मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, मिल्क बनाता नहीं है, मिल्क इजेक्ट करवाने के लिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, कतई नहीं बेटा, क्या मजाक लगा रखा है। नॉर्मल ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, tetraiodothyronin and triiodothyronin are synthesized by the follicular cells in thyroid gland. Yes, follicular cells इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट कर रही है, T3 और T4 जिसके नाम है।
thyroid gland is essential for regulating metabolism in body. Yes, थायराइड ग्लैंड एसेंशियल है क्योंकि वो थायराइड हार्मोन बना रही है. थायराइड हार्मोन आपकी बीएमआर को मेंटेन करती है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. थायरोकैल्सिटोनिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन. कतई नहीं बेटा, इट्स अ प्रोटीनिशियस हार्मोन. ये आपके थायराइड का हार्मोन है, प्रोटीन है, स्टेरॉइड नहीं है. TCT along with पैराथॉर्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द बॉडी. यस, दोनों मिलके कैल्शियम होम्योस्टेसिस करते हैं. एक कैल्शियम को बढ़ाता है PTH, एक कैल्शियम को कम करता है, दैट इज TCT. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. थाइमोसिन प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. यस, थाइमस ग्लैंड का हार्मोन थाइमोसिन. थाइमोसिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है बेटा. एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन. हार्मोनल इंबैलेंस इन एड्रीनल कॉर्टेक्स अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. यस, अगर आपके बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को. क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो कॉर्टिकॉइड है, जिसे आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोल रहे हो, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है. तो हार्मोन इंबैलेंस अफेक्ट कर सकता है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. द आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज रेटिकुलरिस. नहीं बेटा, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज जोना रेटिकुलरिस. आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा. द कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. यस, अभी तो रिवाइज कराया था. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Option B is the correct answer. Question number 28. Estrogen regulate female sexual behavior. True. Male sexual behavior testosterone, female sexual behavior estrogen. Progesterone stimulate formation of alveoli. Absolutely correct. It stimulate the formation of alveoli in the mammary gland. Both the statements are beta absolutely correct. Option 3. Question number 29. Androgen produce anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism. मैंने ये पॉइंट खुद क्लास में लिखवाया है. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एनाबॉलिज्म सिंथेटिक इफेक्ट होता है, फॉर्मेशन वाला इफेक्ट होता है, ब्रेक नहीं करता, बनाता है. कौन? टेस्टोस्टेरोन. लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरटिब्यूलर स्पेसेस. यस, इसीलिए तो इसे इंटरटिब्यूलर स्पेसेस को इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है. इसीलिए तो लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं बेटा. दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. असर्शन एंड रीजन. एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, ना कि हाइपर. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये बात बिल्कुल सही कही है, बट पहला पॉइंट गलत कहा है. तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना. क्वेश्चन नंबर 31. थाइमस ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. हाँ, बिल्कुल सही बात है. थाइमोसिन सिक्रीटेड बाय थाइमस प्ले अ क्रूशियल रोल इन टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन. ये भी बात बिल्कुल सही है. इनफैक्ट दोनों बातें सही भी है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि थाइमस ग्लैंड क्यों एसेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए. बिकॉज उससे जो हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन में. और टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अगर वो नहीं होगी तो ह्यूमोरल वाली नहीं होगी. मैंने तुम्हें बताया भी था क्लास में, डिटेल में ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे. ओवरऑल इम्यूनिटी खराब हो जाएगी. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 32. पैराथॉर्मोन लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल. नहीं, इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल. ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है. पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल टिब्यूल्स. यस, क्योंकि ये रीनल टिब्यूल्स, ये किडनी से कहता है कैल्सीट्रायोल बनाओ, और कैल्सीट्रायोल जाके जीआई ट्रैक्ट से कहता है कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर लो आपके फूड में से. पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक. Thymus is degenerated in old individual resulting in a decreased production of thymosin. Reason is the correct explanation. ना खुद ब खुद दे दिया बेटा.
कह रहा है कि ओल्डर पीपल हैव वीकर इम्यूनिटी, एज के साथ इम्यूनिटी कम क्यों होती है? एज के साथ इम्यूनिटी इसीलिए कम होती है क्योंकि थाइमस डीजनरेट कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। कम थाइमोसिन होगा तो बेटा इम्यून सिस्टम भी बेटा डेफिशिएंट रहेगी, उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेगी, लिम्फोसाइट उतने एफिशिएंटली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लूकागॉन इज हाइपोग्लाइसिमिक, हाइपरग्लाइसिमिक, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, फॉल्स। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये लिवर सेल्स पर तो मेनली काम करता है, यानी हिपैटोसाइट्स पर, और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहा है, बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। ग्लाइकोजन टूट रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है, डेफिनेटली बेटा इट स्टिमुलेट्स बेटा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। बोथ असर्शन नहीं, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस। न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेस स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, करेक्ट बात है मैम। न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाइट, यस, क्योंकि डिटेक्ट कर सकते हैं, डेंड्राइट्स वो होते हैं ना, एक्साइटेबल सेल्स है, डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स की मदद से, और आगे ट्रांसमिट करेंगे एक्सॉन की मदद से। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, इंसेक्ट्स हैव अ मोर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम देन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये मैंने कैटलिस्ट में भी तुम्हें कराया था ऐसा। इंसेक्ट पोजेसेस अ ब्रेन along with ganglia and neural tissue for better coordination। बोला इंसेक्ट्स के पास ज्यादा बेटर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है, बट कंपेयर किससे किया हुआ है बेटा? एज कंपेयर टू लोअर इनवर्टिब्रेट्स, हमसे नहीं किया है। लोअर इनवर्टिब्रेट से तो उनका बेटर ही होता है, और लोअर इनवर्टिब्रेट से बेटर क्यों होता है? क्योंकि लोअर इनवर्टिब्रेट में ऐसे ब्रेन वेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंसेक्ट में इट पोजेसेस ब्रेन along with various ganglia and neural tissue for better coordination। So both assertion reason are correct, और एक्सप्लेन भी किया है कि उनका बेटर होता क्यों है। Reason is the correct explanation. Option C is the correct answer. Question number 37. Nissls granule are present in, Nissls granules क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। So Nissls granules are present in cell body and dendrites, cell body and synaptic knob, cell body and axon, cell body and dendrites. Option 3 is the correct answer. गला मेरा बहुत दुख रहा है बेटा। Question number 38. ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, असर्शन रीजन है बेटा। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स टू स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करती है स्केलेटल मसल्स को, यानी वॉलंटरी पार्ट्स को, एंड बेटा ये करेगी इनवॉलंटरी पार्ट्स को, करेक्ट बात है। दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी फंक्शन, नहीं वॉलंटरी कंट्रोल में थोड़ी है, इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रही है ना, इनवॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल कर रही है ना, तभी तो बेटा स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी। सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स, खुद ही तो पहले स्टेटमेंट में कह रही है स्मूथ मसल्स को दे रही है इन्फॉर्मेशन, तो इनवॉलंटरी हुआ ना, वॉलंटरी थोड़ी हुआ। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 39. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम आउटर टू इनसाइड, ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड एंड पाया मैटर। पानी भी नहीं है। ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड एंड पाया मैटर, यार पानी, ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड, पाया मैटर, पानी, ऑप्शन बी। हाँ, विसरल ऑर्गन्स को भी करती है बेटा, वो जो तुम पढ़ रहे हो, वो जो पिछला टॉपिक तुमने पढ़ा, स्मूथ मसल्स को करती है, विसरल को भी करती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर स्मूथ मसल्स लिखा हुआ है तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और विसरल के लिए तो हम स्पेसिफिकली एक पार्ट ही बोल देते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम, वो तो है ही विसरल ऑर्गन से रिलेटेड स्पेसिफिकली। क्वेश्चन नंबर 40. डेंड्राइट्स आर लॉन्ग फाइबर, पहली बात तो लॉन्ग होते नहीं है,
डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते ही नहीं है। लॉन्गेस्ट फाइबर इज योर एक्सॉन। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर, सॉरी मैं खुद अपना बताओ, करेक्ट करने के बाद अपना ही लाइन पढ़ रही हूं। डेंड्राइट्स आर लॉन्ग फाइबर दैट ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे नहीं टुवर्ड्स द सेल बॉडी करती है बेटा, तो फॉल्स है। एक्सॉन टर्मिनेट इन साइनेप्टिक नॉब्स, हाँ कह सकते हैं एक्सॉन टर्मिनेट करता है, बोल रही हूं कुछ लिख रही हूं कुछ। टर्मिनेट, एक्सॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी एंड होता है इनटू साइनेप्टिक नॉब्स, बिल्कुल सही बात है, एंड्स इन साइनेप्टिक नॉब्स। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रू पूछा है अबाउट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, नहीं बेटा बाइपोलर होता है वो। प्राइमरीली फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई, नहीं बेटा वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। They are found in cerebral cortex. Yes, absolutely. Most of the neurons of cerebral cortex are multipolar neurons. They do not have dendrites. ये क्या बकवास बात कही हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। Axonal membrane is more permeable. देखो अब तुम्हें कितनी इंफॉर्मेशन याद है बेटा उस चैप्टर की। Axonal membrane is more permeable to sodium ion when neuron is at rest. क्या ये बात सही है? कतई गलत। जब न्यूरॉन्स रेस्ट पर होती थी तो नियरली इम्परमिएबल होती है फॉर सोडियम आयंस, परमिएबल होती है मोर फॉर पोटेशियम आयंस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड ऑफ सेल फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन इट ब्रिंग्स इन, बिल्कुल सही बात। सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप 1 एटीपी का यूटिलाइज करके 3 सोडियम को बाहर भेजता था, इसके बदले 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आता था। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज हायर इनसाइड द एक्सॉन एज कंपेयर टू आउटसाइड फ्लूइड। तुम पढ़ते हो ऐसी होती है मेम्ब्रेन, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, इसको मेंटेन करने वाले फैक्टर्स तुमने पढ़े। मैंने तुम्हें ये बताया भी था, ये ECF जो होता है बेटा इट्स ओशन ऑफ सोडियम आयन, यहां सोडियम भर भर के होते हैं। और जो अंदर होता है बेटा एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म होता है ओशन ऑफ पोटेशियम आयंस, यहां पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज हायर इनसाइड, ये बात बिल्कुल सही है। रेस्टिंग पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है तुम्हारी मेम्ब्रेन में ना, जो -70 मिलीवोल्ट बोलते हो, उसी को तुम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ द, ये असर्शन रीजन है, इससे पहले भी असर्शन कर रहे थे क्या? नहीं ना। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एग्जिबिट्स पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ट्रू। द आउटसाइड ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a negative charge while inside surface becomes positively charged, false। अगर तुम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ही रिस्पेक्ट में क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, तो जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं बेटा? आउटसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, सो फॉल्स। Assertion is true, reason is false, option 1. Question number 45, match the following: depolarization, repolarization, hyperpolarization। Depolarization होती है न्यूरॉन की जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं, सोडियम की एंट्री होती है अंदर मेम्ब्रेन, नेगेटिव से पॉजिटिव +30 तक पहुंचती है। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ए का हो गया 2, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भी ए का 2 दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन में। रीपोलराइजेशन जब इफ्लक्स पोटेशियम बाहर जाता है, यानी कि बी का हो गया 1, आई थिंक ऑप्शन 4 ही आंसर। पोलराइज्ड स्टेट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यस बाहर पॉजिटिव है। इंपल्स का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, यानी कि डी का हो गया 3, यानी कि ऑप्शन 4। Question number 46. What happens to synaptic vesicles
व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल, बोला साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ क्या होगा जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा, अराइव करेगा। दे डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज देयर कंटेंट इन एक्सॉन नॉब, नहीं। दे मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्यूज विद इट, यस। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक आती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स साइनेप्टिक नॉब्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज कर जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और उनका जो अंदर का बेटा कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और फिर वो आगे जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है। सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, synaptic cleft is the gap that separates the membrane of pre and post synaptic neuron, yes। synaptic cleft बेटा वो गैप है जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के न्यूरॉन्स को सेपरेट कर रही है, दोनों की मेम्ब्रेन्स को, यस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर लेस कॉमन इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर रेयर इन आवर बॉडी, most of the synapses are chemical synapses, both statements are absolutely correct। question number 48, electrical synapses allow direct flow of electric current between neurons, yes। जैसे आप एक सिंगल न्यूरॉन के केस में बेटा, जैसे आप एक सिंगल न्यूरॉन में पूरा जो कंडक्शन करते हैं, उस एक सिंगल न्यूरॉन के अक्रॉस जैसे कंडक्शन होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में बिटवीन टू न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। यहां न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, सो ट्रू है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज स्लोअर, इट इज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। एक तो गैप बहुत कम, और ऊपर से बेटा इनमें होते हैं गैप जंक्शंस। फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, फाइनली खत्म। क्या टाइम पे खत्म हुआ है यार, क्या समय पे खत्म हुआ है? मेरा गला भी बेटा बैंड बज गई थी। हाँ, डन। तो ऑप्शन 1 ही तो बोला मैंने। ठीक है ना, काफी सारे हमने बेटा क्वेश्चंस किए और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, इससे बेहतर टाइमिंग भगवान क्या ही दे सकते थे बेटा। क्या टाइमिंग दी है भगवान ने। और हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। व्हेनेवर बेटा यू फील लाइक रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स ना, तो हमेशा ना क्या करो, इसके थ्रू ही रिवाइज किया करो, इसके थ्रू ही रिवाइज किया करो, क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज किया करो, ठीक है ना। सैटरडे को मेरी क्लास होगी, ठीक है। सो सैटरडे अपन मिलेंगे, ये ठीक है। हम सैटरडे को मिल रहे हैं बेटा, सैटरडे हमारी क्लास होगी। गला मेरा बहुत दुख रहा है आज, गाने के लिए मत बोलो, सैटरडे गाऊंगी सैटरडे, ठीक है ना। आज गले की बेटा बैंड बज गई है। अब हमारे 2 ही चैप्टर्स बचे हुए बेटा, एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, ओके। एनिमल किंगडम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर लगता है तो मैं एनिमल किंगडम बहुत डिफिकल्ट, तो अब एनिमल किंगडम आपको बहुत इजी लगेगा, पक्का वादा। एक सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ेंगे बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और सैटरडे को आपको बढ़िया सा एक गाना भी सुनाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बेटा मेरे को जाने दो। मुझे जरूर जरूर बताना बेटा कि आपने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितना आपको लगा कि कर पा रहे हो सॉल्व, पीवाईक्यूज कैसे आपने सॉल्व किए, ओवरऑल सीरीज आपने जो ये अटेम्प्ट करी है उसमें कितने नंबर आपने स्कोर किए, मुझे जरूर बताना। और हम आपको बेटा सैटरडे सॉन्ग, यार मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गाती हूँ बेटा, मैं तो हमेशा गाना गाती हूँ, ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा बेटा ज्यादा ही दर्द कर रहा है, और मैं क्या करूंगी बेटा, सैटरडे को आपकी क्लास लूंगी और फिर सैटरडे को एक गाना भी सुनेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, ऑन सैटरडे। क्या बोल रहे हो ताजगी? चलो यार तुम बेटा यार मैं 2 लाइन सुना ही देती हूँ, तुम बेटा मैं अच्छी इंसान हूं यार। हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां, मेरी
थैंक यू सो मच, सैटरडे मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, मुझे बोलो तुम, ठीक है ना, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। बाय द वे दिस वॉज द एंड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। बाय द वे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा खत्म हो गया। अब हमारा बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम करते हैं इसे अगली क्लास में। बाय।